हे गाइस, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं SEPC कंपनी के बारे में, जिसको श्रीराम EPC लिमिटेड कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम थैंक्स बोलते हैं अपने सब्सक्राइबर को, सुधीर सुधीर नायक जी को। बेसिकली इन्होंने ही इन सारी कंपनीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है और शुरुआत हम इनकी पहली कंपनी से कर रहे हैं जो कि SEPC है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले कंपनी के बिज़नेस से ही कि कंपनी का कामकाज क्या है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी जो है SEPC, बेसिकली ये एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और इंजीनियरिंग चैलेंजेस जिसमें कि होते हैं, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं कि एंड टू एंड सोल्यूशन का मतलब हो गया, मतलब ये डिज़ाइन भी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सर्विसेज होती है एंड टू एंड उसको भी ये प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये फोकस करते हैं ट्रंकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। बेसिकली ट्रंकी का मतलब होता है एक तरीके से आप ट्रंकी किसी एक ऐसी चीज़ को कह सकते हो जो एंड टू एंड पूरा कामकाज करके उसको फिनिश करके फाइनल प्रोडक्ट आपका प्रोवाइड कराता है। उसमें ट्रंकी सॉल्यूशंस में एंड टू एंड सोल्यूशन आता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा। इसका इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो एक कंपनी है जो कि कोई भी नया काम है उसको डिज़ाइन भी करेगी, देन डिज़ाइन करने के बाद उसके डिज़ाइन उसके प्रोटोटाइप पे काम करेगी। दैट मीन्स उसका जो भी डेवलपमेंट काम है वो करेगी, उसको डेवलप करेगी, डेवलप होने के बाद उसको फिर इंस्टॉल करेगी, इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको इस लेवल पे ले जाएगी कि वो ऑपरेट कर सके, मतलब रेडी टू ऑपरेट हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से कोई भी आस्क आई किसी चीज़ पे काम करने के लिए, उसको डिज़ाइन से लेके डेवलप से लेके और एज अ वर्किंग प्रोडक्ट बनाना, उसको ट्रंकी सॉल्यूशंस बोलते हैं कि एंड टू एंड सॉल्यूशंस के अंदर वो आता है। ये पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन पे काम करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट ये डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। इनके जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला जो है वो हमारा आता है प्रोसेस एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी अगेन ये एक टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली मेटलर्जी अगेन एक तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटल्स को जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी मेटल का प्योर फॉर्म रहता है, जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। ये प्रोसेस एंड जो भी ये मेटल निकालने का प्रोसेस है मेटलर्जी, उस बिजनेस सेगमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन आपको दिखेगा पावर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसी के साथ साथ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड एट द लास्ट माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग जो होती है उसमें भी ये अपने सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कंपनी का जन्म कब हुआ। कंपनी का जन्म होता है 2000 में। दैट मीन्स कंपनी के पास काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है, कह सकते हैं अराउंड 23 साल का इनके पास रिच एक्सपीरियंस है जब से कामकाज कर रहे हैं इंडस्ट्री में। और इनका हेडक्वार्टर आप देखोगे तो इनका हेडक्वार्टर चेन्नई में अवेलेबल है। इसी के साथ आप देखोगे कि हाई एंड इंजीनियरिंग सर्विस है ये, जो कि हाई एंड इंजीनियरिंग सर्विस है जो प्रोवाइड करती है EPC एंड ट्रंकी सॉल्यूशंस। ट्रंकी सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमने पहले स्लाइड में देखा कि क्या होता है, एंड टू एंड जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ट्रंकी सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं। और EPC का फुल फॉर्म होता है, अगर EPC का फुल फॉर्म देखने जाओगे तो इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इन तीनों को मिला के EPC बनता है। इन शॉर्ट आपने इसका जो दूसरा नाम है जो इस नाम से जानी जाती है, श्रीराम EPC नाम से ही जानी जाती है। ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं। इंजीनियरिंग से आपको समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन भी आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रोक्योरमेंट एक तरीके का आप कह सकते हो प्रोसेस होता है जिसमें जो भी बिजनेस, जैसे जो भी इनका काम है उसके लिए जो भी मेटल लग रहा है या कोई भी गुड्स लग रहा है, कोई भी मटेरियल लग रहा है, वो सारे ये कंपनी खुद ही परचेज करती है। वो प्रोक्योरमेंट के अंदर आ जाता है कि जो भी चीज़ें लगने वाली है वो कंपनी अपने पास से खरीद के उसमें लगाएगी और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको डिलीवर करना है वो डिलीवर करेगी। आपको किसी भी चीज़ का आपको इन द सेंस आपके क्लाइंट को या आपके कस्टमर्स को किसी भी चीज़ का हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स सब कुछ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द वेरी एंड ये कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगी। ये EPC के अंदर आ जाता है। देन फिर यहाँ पे कंपनी की कुछ सब्सिडरीज कंपनी ने मेंशन किया है जो सब्सिडरीज कंपनी ओन करती है। यहाँ पे आपको पहली सब्सिडरी दिख जाएगी SEPC इंजीनियरिंग द फ्यूचर। सबसे पहली तो यही है सब्सिडरी, जो कि ये मेन कंपनी है जो आपकी सब्सिडरी ओन करती है, उसका नाम है SEPC शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये पहली सब्सिडरी आती है जो कि अपनी पेरेंट कंपनी SEPC ओन करती है। इसमें आप देखोगे ये 100% सब्सिडरी ओन करती है इसकी, और ये अंडर द लॉज जो भी रिक्वायरमेंट जो भी लॉज होते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसको ये फॉलो करते हुए सब्सिडरी बनी है। इसके साथ आपको इसका मेन काम आपको दिखेगा कि इसका जो मेन काम रहता है, तो जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट की जो नीड्स रहती है उसमें जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं उसको ये सप्लाई करने का काम करती है। आउटसाइड इंडिया ये कंपनी स्टेबल करती है, UAE में जैसा हमने देखा, और थ्रू आउट द वर्ल्ड ये इनके जो भी सप्लायर्स हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। जो इंडिया में भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका भी जो भी इक्विपमेंट्स लगता है वो भी ये सप्लाई करते हैं। ये पहली सब्सिडरी हो गई इनकी। एंड देन यहाँ पे हमारी सेकंड सब्सिडरी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका नाम है SEPC आर्कन LLC मस्कत। ये बेसिकली ओमान में इस्टेब्लिश कंपनी है, और ये जो कंपनी है ये एज अ जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि मेन पेरेंट कंपनी ओन करती है। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा किसके बीच जॉइंट वेंचर है। सबसे पहली SEPC जो शारजा की है वो हो गई, देन UAE हो गई, देन आर्कन रिसोर्सेज LLC और सल्तनत ऑफ ओमान। इन सारी कंपनीज़ की जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि इसकी पेरेंट कंपनी ओन करती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा इसका जो मेन काम रहता है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो भी होती है वो ये टेक ओवर करती है। जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसका ये कामकाज संभालती है, और जो भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते हैं ओमान में उसको ये सपोर्ट करते हैं। अदर GCC कंट्रीज़ हो गई। देन यहाँ पे ज्योग्राफी वाइज अगर हम इसका एरिया देखें कि इंडिया से एंड आउटसाइड द इंडिया कितना परसेंटेज आता है। इंडिया में आपको देखने को मिलेगा 55% 2021 में, और 2022 में 56% था जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है थ्रू आउट द ज्योग्राफी। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखोगे तो 45% 2021 में और 44% 2020 में रहा था। ये कुछ डेटा है। देन आप देखोगे इसका जो नेम था वो पहले जैसे हमने देखा श्रीराम EPC लिमिटेड था, वो ये चेंज हो गया SEPC लिमिटेड इसका फाइनल नेम हो गया।
और इसको सारे शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मिल गए थे, बट एनएससी पे अप्रूवल्स कुछ अवेटिंग है, सो इसका फाइनल नेम चेंज हो जाएगा। देन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली होगी कि ये कंपनी डिफ़ॉल्ट भी कर गई थी, सो इसका जो लोन चल रहा था, जस्ट एक नेगेटिव ड्रॉबैक है जो पता होना चाहिए। सो रीपेमेंट था लोन का, और आप देखोगे 25 करोड़ का था, और साथ ही साथ इसके दो लोन चल रहे थे, एक 25 करोड़ का, एक 7.7 करोड़ का रिस्पेक्टिवली, जो मार्च 2021 में था। सो उसको रीपेमेंट करने में ये डिफ़ॉल्ट हो गई थी। देन यहाँ पे कंपनी ने अपनी ऑर्डर बुक भी मेंशन करी हुई है। सो इसमें ऑर्डर बुक में आप नज़र डालोगे तो कंपनी के पास 1483 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि मार्च 31 2021 के डेटा के हिसाब से है। और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, सो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनल स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन में हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा, सिवरेज के हैं, देन स्टॉर्म वाटर का है, ट्रंक सीवर पाइपलाइन है, जो कि किबला के प्रोजेक्ट्स हैं। और उसका आप एस्टिमेशन देखोगे, जो उसका मतलब प्रोजेक्ट्स के जो एस्टिमेट हैं वो यूएसडी में है 236 मिलियन। और ये जॉइंट वेंचर के साथ में है, जो कि मोकुल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मोकुल श्रीराम के नाम से एक कंपनी है जिसका जॉइंट वेंचर है, उसके साथ इसका काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें। देन यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोजेक्ट इन मिडिल ईस्ट, सो मिडिल ईस्ट में भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 के डेटा के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो जो बैलेंस ऑफ प्लांट है बीओपी, उसका कंस्ट्रक्शन एक चल रहा है, जो कि 1.2 मिलियन का है। और मिनी प्रोजेक्ट है सोलार में और सुल्तानेट ऑफ ओमान में, ये 3 प्रोजेक्ट्स इनके मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं। और इसकी वजह से कंपनी को और भी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, मिडिल ईस्ट के ही सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो इसकी वजह से इसकी आप कह सकते हो एक तरह से इन्हेंसमेंट बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि बाकी भी प्रोजेक्ट्स की बिडिंग में इनको और कई प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। देन यहाँ पे एक की पॉइंट जो नोट करने वाला है कि प्रमोटर होल्डिंग्स, जो इनके प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है उसमें काफ़ी शेयर इन्होंने प्लेज करके रखे हुए थे, अराउंड 64% इन्होंने प्लेज करके रखा हुआ था। सो ये डेटा काफ़ी पुराना है, क्योंकि मैंने रिसेंटली चेक किया, तो अभी प्रमोटर के कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है। बट ये एक पॉइंट है जो हमें नोट करके चलना चाहिए कि ऐसी भी सिचुएशन आई थी। आगे चल के हम प्रमोटर होल्डिंग्स में वो पॉइंट भी कवर करेंगे कि अभी क्या इनकी करंट होल्डिंग्स है। देन इस कंपनी की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, सो पर्सनली मुझे इनके क्लाइंट्स जो हैं, जो इनके क्लाइंट्स हैं, आप कस्टमर्स कह सकते हो, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगे। क्योंकि इनके ज़्यादातर क्लाइंट्स आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट बेस्ड ही हैं, और काफ़ी रेपुटेड इनके कस्टमर्स हैं। आपको नाम देखने को मिलेगा तो आपको काफ़ी आइडिया लगेगा इससे। सो जिसमें इनके कस्टमर्स हैं उसमें आ जाता है एक अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये इनका कस्टमर है। देन चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इनका कस्टमर है। दिल्ली जल बोर्ड है, इसी के साथ ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वाइट सीमेंट डिवीजन, वो इनका कस्टमर है। देन बैंगलोर की जो वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड है वो इनका कस्टमर है। इसके बाद आपको बासरा गवर्नेट दिख जाएगा, जो कि रिपब्लिक ऑफ इराक है, वो इनका कस्टमर है। फिर कर्नाटका में आपको दिखेगा कर्नाटका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो इनका एक क्लाइंट है। देन कोनकोला कॉपर मिनरल्स ज़ाम्बिया का है, ये इनका एक कस्टमर बेस में आता है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा गुजरात में गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड है, ये इनका क्लाइंट आता है। जिंदाल स्टील एंड पावर इनका क्लाइंट आता है। कोची रिफाइनरीज इनका क्लाइंट आता है। केरला फीड्स लिमिटेड इनका क्लाइंट है। मिकॉन लिमिटेड इनका क्लाइंट है। देन मून आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि ओमान की है, वो इनका क्लाइंट है। एनएमडीसी इंडिया, ये इनका क्लाइंट आ जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनका क्लाइंट है। देन टाटा स्टील, इतना बड़ा नाम, ये भी इनका क्लाइंट है। देन तमिलनाडु वाटर सप्लाई ड्रेनेज बोर्ड, ये भी इनका क्लाइंट है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट है, ये इनका क्लाइंट है। श्री जयागोती सीमेंट्स लिमिटेड इनका क्लाइंट है। देन वेदांता ग्रुप, ये भी इन्हीं का ही क्लाइंट है। सो क्लाइंट बेस्ड आप कह सकते हो इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं जो इनकी क्लाइंट है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए। अभी जो इनके बिजनेस सेगमेंट्स हैं उसको हम स्लाइटली थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। सो सबसे पहला जो इनका बिजनेस सेगमेंट आता था वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो जिसमें टर्ंकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, दैट मींस एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइन इंप्लीमेंटेशन, फिर उसका जो फाइनल सेट आउट होता है वो। तो उसमें आप स्पेसिफिकली देखोगे तो वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इनटेक वेल्स एंड पंप हाउस में अपने सॉल्यूशंस देते हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम्स में देते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में देते हैं, एंड पाइप रिहेबिलिटेशंस के अंदर भी अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। देन इनका जो दूसरा बिजनेस सेगमेंट है वो आता है प्रोसेस एंड मेटलर्जी। सो ये अगेन रिलेटेड टू मेटल माइनिंग रहता है, जो इनके मेटल्स निकालते हैं प्योर फॉर्म में। सो सबसे पहला जो एरिया आता है वो फेरोस एंड नॉन फेरोस इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सो फेरोस बेसिकली, फेरोस नॉन फेरोस, इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। फेरोस वो होता है जिसमें आयरन मिलता है, जो वो मेटल्स स्पेसिफिकली जिसमें आयरन मिलते हैं उसको फेरोस के अंदर डाला जाता है। नॉन फेरोस मतलब जो भी मेटल्स मिला है उसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। सो ये चीज़ हो गई। देन सीमेंट प्लांट्स हो गए इनके, कोक ओवन एंड बाई प्रोडक्ट प्लांट्स हो गए, देन प्रोसेस प्लांट्स हो गए, मटेरियल हैंडलिंग हो गई एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गए। तो ये सारी सेगमेंट्स में ये अपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। देन इसी के साथ आपको जो तीसरा बिजनेस सेगमेंट दिखेगा वो माइनिंग का आ जाएगा। सो माइनिंग के अंदर बेसिकली हर तरीके की ये माइनिंग करते हैं, जो कि कॉपर, आयरन, कोल, गोल्ड एंड यूरेनियम से रिलेटेड होती है। तो ये सारी मेटल्स के आप कह सकते हो कि माइन करते हैं ये, और फिर उसका जो भी प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, जो भी फाइनल प्रोडक्शन होता है वो ये पूरा करके देते हैं। इसके साथ आपको दूसरा चौथा जो सेगमेंट दिखेगा वो मिनरल प्रोसेसिंग का दिखेगा। सो इसके अंदर दोनों ही आ जाएगा, आयरन एंड नॉन आयरन मिनरल्स आ जाएंगे, फेरोस एंड नॉन फेरोस के अंदर। सो दोनों पे ये काम करते हैं। इसी के साथ आप देखोगे तो इनके पास एडवांटेज ये आ जाता है कि इनके पास वर्ल्ड लीडिंग मिनरल प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं, पार्टनरशिप है उनके साथ। जो भी वर्ल्ड लीडिंग मिनरल कंपनीज़ हैं उनके साथ इनका पार्टनरशिप है, टाई अप है, एंड ये उनके साथ काम करके आपको थ्रू आउट द इंडस्ट्री बेस्ट सोल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं।
देन इनका जो लास्ट बिजनेस सेगमेंट है वो पावर के अंडर आता है। सो पावर में आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली ये रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इस टाइम बूम पे है और इवन आने वाले फ्यूचर में ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बूम करने वाली है। ये हम सभी को पता है, गवर्नमेंट के साइड से भी कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है। सो उसका कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको इस कंपनी पर भी देखने को मिलेगा, बिकॉज ये इसी स्पेसिफिक एरिया पे काम करती है। सो पावर आप देखोगे पावर एरिया में, सो 3 वैरायटी ऑफ एरिया में ये काम करते हुए नजर दिखाई देंगे। बायोमास पावर प्लांट्स इनके हैं जिसके थ्रू ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं। देन थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं। एंड देन एट द लास्ट विंड फार्म्स हैं इनके, जो यूज़ करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। देन अभी हम आ गए हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्लाइड्स पे, और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनी के मार्केट कैप से। सो मार्केट कैप काफ़ी कम है कंपनी का, 1790 के आसपास मार्केट कैप हमें नज़र आ रहा है। सो दैट मीन्स इट कम्स अंडर द स्मॉल कैटेगरी कंपनी। सो इसके साथ रिस्क बहुत ही ज़्यादा एसोसिएट रहेगा, इसको आपको लेके चलना है, इस बात को नोट करके चलना है। इसके अलावा अगर हम देखें स्टॉक पी यहाँ पे करंटली अवेलेबल है नहीं, बट जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे लग रही है पर्सनली वो इसका ROC एंड ROE है। सो दोनों ही इसका नेगेटिव में है। सो ये कहीं ना कहीं एक डाउन फैक्टर है इसके लिए, जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों ही इसका नेगेटिव में है, सो दैट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। और इसका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो आप देखोगे तो 0.38 है, एक से कम है, दैट मीन्स मैनेजेबल ही है। और डेप्थ आप देखोगे तो 409 करोड़ का इसके पास डेप्थ है। इसका करंट प्राइस देखोगे आप तो 13.1 के आसपास ये काम कर रहा है। और इसका हाईज एंड लो देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड तो अवेलेबल नहीं है, बट ऊपर से अगर हम देखें तो 13% का डिस्काउंट अभी भी अवेलेबल है। देन फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल जाता है, और डिविडेंड यील्ड तो कुछ है ही नहीं इसका, क्योंकि बहुत ही स्मॉल कैप है और ग्रोइंग फेस में कंपनी। सो दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। देन यहाँ पे कंपनी के कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स दिए हुए हैं। सो प्रॉन्स में भी ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस इतना ही मेंशन है कि कंपनी ने अपना डेप्थ रिड्यूस किया है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है वो फ्यूचरिस्टिक है, बट वो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि अगला जो क्वार्टर है इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी के अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। बट कौन में आप देखोगे तो कौन से ही भरा पड़ा है इस टाइम। सो सबसे पहला पॉइंट आता है जो कि मेंशन किया है यहाँ पे कि लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। उसी के साथ प्रमोटर होल्डिंग्स लास्ट क्वार्टर से काफ़ी डिक्रीज़ हुई है, -4.42 का स्टेक प्रमोटर्स ने खुद सेल किया है। और फिर सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी पुअर आई है, अगर 5 साल का हम देखें सो -14.5% की डिग्रेड हुआ है सेल्स के अंदर। सो दैट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। और प्रमोटर होल्डिंग्स आप देखोगे तो बहुत ही कम है, 26 के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग्स है जो प्रमोटर ओन करते हैं अभी स्टेक। और लास्ट 3 साल का आप रिटर्न टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो वो भी काफ़ी कम है, इवन यहाँ पे नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, -17 का है। और डेप्टर्स आप देखोगे तो इन्होंने जो अपने डेप्ट चुकाए हैं तो बहुत ज़्यादा इनको टाइम हो गया है, 281 डेज़ का इनके ऊपर डेप्ट भी पड़ा हुआ है। सो ये कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करके चलने चाहिए। एंड फाइनली हम आ गए अपने बैलेंस शीट पे। सो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। सो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले हम सेल्स पे अगर नज़र डालें, सो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा क्वार्टरली हम सेल्स डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम दिसंबर 2020 से देखें और जून 2023 का डेटा हमारे पास है। सो सेल्स आप देखोगे दिसंबर 2020 में 124 की थी, वो बढ़ के होती है 177, एंड उसके बाद सडनली डिप हो जाता है 66 का, फिर ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज़ करती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपना पुराना लेवल ये तोड़ने में इसने 2 साल लगा दिए। दिसंबर 2020 में इसका 124 की सेल्स हुई थी, देन मार्च 2023 के अंदर 142 की सेल्स हुई। सो दैट मीन्स इसने 2 साल लगा दिए अपने सेल्स को पुराने लेवल पे लाने के लिए। और अभी आप देखोगे तो ग्रेजुअली जो लास्ट क्वार्टर मार्च में हुई थी, सो उसी के आसपास ही काम करते हुए दिखाई दे रहा है, 143 ऑलमोस्ट फ्लैटिश हम सेल्स बोल सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा सेल्स अट्रैक्टिव हमें कहीं से भी नहीं दिख रही है। और अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें सो ये अगेन वेरी डिसअपॉइंटिंग है। पहले आप देखोगे तो प्रॉफिट मार्जिन तो इसका था ही नहीं, नेगेटिव में था, हर बार नेगेटिव ही में रहा था, और यहाँ पे भी नेगेटिव में रहा। आपको देखने को मिलेगा ये अराउंड दिसंबर 2022 में आप कह सकते हो कि लास्ट ईयर ही ये प्रॉफिटेबल हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर ये प्रॉफिट मार्जिन अपना निकाल पाई है 11 का था, जो ग्रेजुअली अब कम होना शुरू हो गया है, 11 से 9 का हो गया, 9 से 8 का हो गया। सो नॉट एट ऑल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एट दिस मोमेंट। और अगर हम इसका फाइनल प्रॉफिट देखें, फाइनल प्रॉफिट पे अगर नज़र डालें, जो कि हमारा क्वार्टरली हम प्रॉफिट भी चेक कर रहे हैं। सो कंपनी पहले तो लॉस में रहेगी क्योंकि मार्जिन ही इसका नेगेटिव में था, यहाँ पे लॉस 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 एंड दिसंबर 2022 यहाँ पे प्रॉफिट होता है, देन प्रॉफिट डिप हो जाता है, फिर ये लॉस में चली जाती है, फिर प्रॉफिट में आई है। सो ये जो एरिया पूरा हमारा दिख रहा है नॉट एट ऑल लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग एट दिस मोमेंट। और ईयरली भी एक बार हम नज़र डालते हैं इनके बैलेंस शीट पे। सो सेल्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मार्च 2021 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्च 2021 से आप देखोगे सो 1860 के आसपास की सेल्स थी, जो कि 1900 होती है। उसके बाद सेल्स लगातार बहुत ही बड़े लेवल से गिर जाती है, कहाँ 2000 के आसपास की सेल, और आधी की आधी हो गई, यहाँ पे आप कह सकते हो 500 के आसपास पहुँच गई। देन ग्रेजुअली थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, फिर उसी रेंज में काम करती है, 700 से 800, 1200, फिर 1200, फिर 500, फिर 300, फिर गिर गई, फिर ये। तो आप कह सकते हो मार्च 2012 में जो इसकी सेल्स थी ये अभी तक उस लेवल को ही नहीं अचीव कर पाई है। सो सेल्स तो बहुत ही ख़राब दिख रही हैं, कोई भी कंसिस्टेंसी इसमें नहीं दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अगर हम नज़र डालें तो पहले ये प्रॉफिटेबल होती थी, 13% का था, उससे डायरेक्ट तीसरे साल में देखोगे -52 हुआ, फिर माइनस में ही रहा, फिर प्रॉफिट में 5%, 1%, 2%, 5%, वही सिंगल डिजिट में घूमता रहा, फिर नेगेटिव हो गया, और इतने साल से नेगेटिव ही चल रहा है। सो बहुत ही ख़राब इसके प्रॉफिट मार्जिन, बहुत ही ख़राब सेल्स हमें दिख रही है। और अगर हम इसके फाइनल प्रॉफिट पे नज़र डालें जो कि ईयरली प्रॉफिट होता है, सो अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हमें वहाँ पे भी सेम ही कहानी दिखेगी। सो इस पर आप देखोगे 42 का प्रॉफिट था, नेगेटिव कंपनी लॉस में चली जाती है, फिर लॉस में बरकरार रहती है, लॉस में ही रहती है, कंटिन्यूसली लॉस में रहती है। यहाँ पे कहीं जाके ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती है स्लाइटली सा, बट उसके बाद देखोगे फिर ये लॉस में आ गई, फिर लॉस में रही, फिर लॉस में रही, फिर लॉस में रही। और अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम कितने साल हो गए इसको, 1 2 आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 4 साल के बाद कंपनी प्रॉफिट में आई है, वो भी स्लाइड सा प्रॉफिट हुआ है। सो बहुत ही ख़राब नंबर्स हमें दिख रहे हैं इस कंपनी के, बैलेंस शीट तो बहुत ही पुअर दिख रही है इसकी।
देन इसके कुछ हम प्रीवियस डेटा देखें तो नॉट एट ऑल कोई भी अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, यहाँ पे पूरा माइनस ही है। देन प्रॉफिट भी आप देखोगे तो इतने साल में तो कुछ दिखा नहीं हमें, यहाँ पे रिसेंटली 52% का है। CGR देखोगे लास्ट 10 साल का नेगेटिव में है, 5 साल ना के बराबर है, 3 साल में 51 है, 1 साल के अंदर 45% है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो सबका सब नेगेटिव में दिख रहा है। सो बहुत ही ख़राब हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हिस्ट्री वाइज भी अगर हम देखने जाएँ। उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स आ जाती है, और इस पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपको बहुत ही शॉकिंग वे में डेटा आपको देखने को मिलेगा। सितंबर 2020 में 28% की प्रमोटर होल्डिंग्स होती है। उसके बाद एकदम से यहाँ पे आप देखोगे सितंबर 2022 के अंदर प्रमोटर्स इतना ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाते हैं, 28 से इवन और इन्होंने 22 के आसपास रिड्यूस कर दिया था, फिर एकदम से 47% होता है एंड वापस से फिर सेम कहानी हो जाती है, वो ग्रेजुअली फिर से माल बेच के निकल जाते हैं। यहाँ पे 31% हो गया एंड करेंटली आप देखोगे तो 26% की ओनली प्रमोटर होल्डिंग्स रह गई है। सो ये एक नेगेटिव फैक्टर दिख रहा है। नेगेटिव फैक्टर बोलने का रीज़न यही है कि या तो प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं तो FIS DIS माल उठाएं, बट यहाँ पे कहानी उल्टी हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे FIS तो कभी थी नहीं, 0% थी और अभी भी ना के बराबर ही होल्ड करती है, इसमें कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। बस अब DIS का डेटा देखोगे जो कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, सो 65% के आसपास वो ओन करते थे, और यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा 65 से धीरे धीरे उन्होंने रिड्यूस करना शुरू किया। 61, 58, 56, 55, 44, 40 और कभी अभी आप करेंटली देखोगे तो 39 के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें बचे हैं, और पूरा का पूरा माल चिपकाया गया है पब्लिक को। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5% की काम पब्लिक होल्डिंग्स होती थी, और वो बढ़ के हो गई है 35% की। पूरा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने पब्लिक को माल चिपकाया, प्रमोटर्स ने पब्लिक को माल चिपकाया। सो इन शॉर्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा रेड फ्लैग हमें नज़र आ रहा है, जो कि हमें नोट करके चलना चाहिए। और इसके फिर हम टेक्निकल्स देखें, सो आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है स्लाइटली से अप पे जाके हुई है, तो 13.2 के आसपास की इसकी क्लोजिंग होती है आज की। देन आप देखोगे एक साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 54% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो आई थिंक यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इस कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि रिसेंट टाइम में अच्छी कंपनीज़ भी आप देखोगे तो एक साल के अंदर 50% का रिटर्न नहीं निकाल पाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो हमारे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है उस वजह से। और उस बीच में इस कंपनी ने 54% का रिटर्न निकाला है, तो माइट भी ये एक रीज़न हो सकता है। बट इसके अलावा अगर हम इसका ऑल टाइम जो अभी तक का रिटर्न है वो भी हम देखें तो 66% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसकी लिस्टिंग रिसेंट टाइम में हुई है, मार्च 2022 में इसकी लिस्टिंग होती है, और लेफ्ट टू राइट तो ये ऊपर गया है। बट आपको यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि इसके फंडामेंटल्स में कहीं कोई मजबूती नहीं है, बट रिस्पेक्टिव ऑफ दैट इसने इतना प्रॉफिट निकाल के दिया है। तो इसका माइट भी सिंपल एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि इतने टाइम से कंपनी लॉस में थी। हमने देखा 4 साल का डेटा, पिछले 4 साल से कंपनी लॉस में थी, और अभी रिसेंट इसी साल में कंपनी ने प्रॉफिट निकाल के दिया है। सो इस वजह से ये स्टॉक भाग सकता है। बाकी फंडामेंटल्स इसके बहुत ही ख़राब है, इसके सेल्स बहुत ही ख़राब है, इसका प्रॉफिट आप देखोगे तो बहुत ही ख़राब है। सिर्फ इसमें अगर कोई एक चीज़ अच्छी है तो सिर्फ इसके क्लाइंट बेस, कस्टमर बेस सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट इसमें बैलेंस शीट पे तो हमें हर तरीके से खराबी दिखाई दी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसके टेक्निकल्स पे हम ध्यान दें, सो यहाँ पे 13.2 के आसपास ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका जो एक माइनर सपोर्ट है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सो इसका जो माइनर सपोर्ट है वो 12.5 के आसपास का निकल के आता है। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है इस कंपनी में जिसको खरीदना ही है तो वो इस लेवल का वेट कर सकता है, और इस लेवल पे 12.5 के आसपास 18 से 20% का आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा, और करंट मार्केट प्राइस पे ये केवल 13% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सो ये आप नोट करके चल सकते हैं। और यहाँ पे मोस्टली हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करूँ, सो टू बी रियली ऑनेस्ट फंडामेंटल वाइज कंपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउन दिखी, क्योंकि इसकी सेल्स में कोई दम नहीं दिखा, इसके प्रॉफिट में कोई दम नहीं दिखा, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी कोई दमदार नहीं है, हर तरीके से डाउन ही है। प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कॉन्टीन्यूसली गिरती चली जा रही है, 26% के आसपास रह गए हैं। और दूसरा जो प्रमोटर्स के साथ साथ आप देखोगे DIS ने भी अपनी होल्डिंग ग्रेजुअली ओवर द टाइम डिक्रीज़ करी है, उन्होंने भी अपना होल्डिंग्स डिक्रीज़ किया, और सीधा माल चिपकाया जा रहा है पब्लिक को। सो यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग निकल के आता है, जिसको हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो हर तरीके से मेरे हिसाब से तो ये डाउनफॉल ही दिख रहा है हर तरीके से। ओनली द गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी जो पर्सनली मुझे अच्छी लगी वो इनके क्लाइंट बेस हैं या इनके कस्टमर्स हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट इसके फंडामेंटल्स बहुत ही ख़राब हैं, इसकी बैलेंस शीट बहुत ही ख़राब है। तो आई एम नॉट एट ऑल वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी। सो मेरे पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा, अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इससे बहुत अच्छी कंपनीज़ है मार्केट में अवेलेबल। सो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इस कंपनी में जाने के लिए। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें आपको कुछ पसंद है इस कंपनी के बारे में, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है। सो लॉस होगा प्रॉफिट होगा आपका ही होगा, किसी से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जस्ट 5 मिनट आपके और लूँगा। सो मैंने जस्ट एक बेसिक सा कैलकुलेशन किया था। सो गूगल फाइनेंस में कुछ 4-5 कंपनी को ऐड किया और फिर उसमें देखा। सो लास्ट 1 साल का रिटर्न मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो इसमें आप देखोगे कुछ कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी आप कह सकते हो एक बूम आया, रेलवे सेक्टर में काफ़ी अच्छा बूम था, तो रेलवे से मैंने IRFC को इंक्लूड किया है यहाँ पे, IRFC। तो इसमें आप देखोगे लास्ट 1 साल का रिटर्न इसने इस कंपनी से तो बहुत ही ज़्यादा निकाल के दे दिया। इसने 54 का रिटर्न निकाला है और IFC ने 250 के ऊपर का रिटर्न निकाल दिया है। देन कोफोर्ज हम मिड सेगमेंट में चले जाएंगे, IT मिड सेगमेंट की कोई भी एक अच्छी कंपनी हम पकड़ते हैं, सो उसने भी यहाँ पे इसको बीट डाउन कर दिया, 70% का रिटर्न निकाल के दिया है। वरुण बेवरेजेस अगर हम FMCG से कोई कंपनी पकड़ें, सो ये काफ़ी कंपनी चल रही थी, काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में, सिंपल सा बिजनेस है, पैकेजिंग का इनका काम है, पेप्सी की साथ इनका टाइप है। सो इसमें आप देखोगे इसने भी इस कंपनी को बीट डाउन कर दिया ईजिली, जिसमें हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, 66% का रिटर्न निकाल के दे दिया। और अगर हम EV सेक्टर जो हमारा काफ़ी बूम पे चल रहा है और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, उसमें से हम सिंपल से स्टॉक पकड़ते हैं, टाटा मोटर्स को अगर हमने पकड़ लिया, तो उसमें भी आप देखोगे कहीं ना कहीं इसने भी आसपास का ही रिटर्न निकाल के दे दिया है। सो ये मेरा मोटिव
आपके साथ शेयर करने का सिर्फ इतना सही है कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, स्मॉल कैप कंपनी में जा रहे हो, सो अगर वो स्मॉल कैप कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और अच्छे आप कह सकते हो एक अच्छे लेवल से आपको उसके फंडामेंटल में मजबूती दिख रही है, तब आप उसमें फॉर श्योर जा सकते हो, क्योंकि आप कोई भी स्मॉल कैप में जा रहे हो तो आपको पता ही होगा कि उसमें रिस्क एसोसिएटेड है। तो अगर आप इतना रिस्क ले ही रहे हो, सो वाई नॉट कि किसी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में जाने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट जिसके फंडामेंटल वीक्स हैं उसमें जाएँ, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने रिटर्न प्रोवाइड किया है। सो इट्स नॉट एट ऑल वेरी आइडियल सोल्यूशन। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप सो मैंने बहुत से आपको डाउट्स क्लियर करे होंगे, अपना पर्सपेक्टिव रखा होगा। रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आपको कोई इसके स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर और कोई चीज़ रह गई हो या मैंने मिस आउट कर दिया हो, आपको स्पेसिफिकली कुछ पूछना है, सो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। इसके अलावा भी आप किसी और कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो चाहते हैं, सो फील फ्री टू कमेंट इट डाउन। उसके अकॉर्डिंग हम अपने फर्दर वीडियोस लेके आएंगे। सो टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।